आज हम लोग देखेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए जो भी मॉडल हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे ट्रेडिशनल मॉडल में हम लोगों ने कई सारे मॉडल देख रखे थे जो इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे मॉडल है पर उनमें हमें सबको नहीं जानना है। जो कुछ बेसिक है उनको देख लेते हैं हम लोग। उनमें से था एक पहला मॉडल जिसका नाम था क्या, वाटरफॉल मॉडल। क्या नाम था, वाटरफॉल मॉडल। और उसके बाद आया तुम्हारा कौन सा मॉडल, वी मॉडल। वाटरफॉल मॉडल में डिसएडवांटेज क्या था, उसमें रिक्वायरमेंट चेंजेस की, हाँ रिक्वायरमेंट चेंजेस की वहाँ पे नीड नहीं थी, कहीं पे हम रिक्वायरमेंट चेंज कर ही नहीं सकते, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, है ना। उसके बाद आता है तुम्हारा वी मॉडल। वी मॉडल क्या होता है, इसमें प्रोसेस थोड़ा अच्छा था, इसमें रिक्वायरमेंट इसमें भी पॉसिबल नहीं है। जब तक एक टास्क पूरा नहीं होगा, एक स्टेज कंप्लीट नहीं होगा, तब तक दूसरे स्टेज में कोई एंटर नहीं कर सकता है। जो पहले का आउटपुट आएगा, चाहे वो डॉक्यूमेंट ही क्यों ना हो, वो दूसरे के लिए एज ए इनपुट का काम कर रहा था। जैसे तुम लोगों ने देखा था SRS था, है ना, SAD था, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डॉक्यूमेंट। अब इसमें ये सबसे बेटर चीज़ क्या थी कि जब रिक्वायरमेंट आता था उसी टाइम पे टेस्टिंग भी स्टार्ट हो जाती थी, है ना। हम लोग टेस्ट उसको रिक्वायरमेंट और जो आती थी उसको एनालाइज भी करते थे और उस पर जो सिनेरियो बनते थे वो सिनेरियो हम लोग लिखना स्टार्ट कर देते थे। तो एज अर्ली एज स्टार्ट हो जाता था क्या, टेस्टिंग भी, दोनों पैरेलली, ठीक है। जैसे स्टैटिक टेस्टिंग किसको बोलते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स की टेस्टिंग होती है उसे बोलते हैं क्या, स्टैटिक, ठीक है। डायनेमिक टेस्टिंग कब स्टार्ट होती है, जब हमारा सॉफ्टवेयर बिल्ड बन के रेडी हो जाता है, उसके बाद हम टेस्टिंग करते हैं कि डेवलपर ने सही बनाया है या नहीं बनाया है, उसको क्या बोलते हैं, डायनेमिक टेस्टिंग। और जब बनाने के बाद, जैसे उसने कोड बनाया, उसके बाद जो पहली टेस्टिंग होती है उसका नाम क्या होता है, यूनिट टेस्टिंग। नाम इसका होता है टेस्टिंग, लेकिन इसको कौन परफॉर्म करता है, डेवलपर। और इस टेस्टिंग का और कोई कौन सा नाम है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। उसके बाद स्टार्ट होता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग देखो दोनों तरीके से होता है, डेवलपर भी करता है, टेस्टर भी करता है ना। इंटीग्रेशन टेस्टिंग हम लोग कैसे करते हैं, हम लोगों के एज अ टेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से ये होता है, जैसे तुम लोग इसमें काम करोगे टाइगर CRM में, लीड क्रिएट करते हो, ठीक है। जब कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा उसके बाद ही क्या क्रिएट होता है, लीड क्रिएट होगा। तो एक इसमें इंटीग्रेशन का मतलब होता है, इंटीग्रेट मतलब जोड़ना, एक मॉड्यूल से निकला हुआ कोई आउटपुट जो एज ए इनपुट दूसरे वाले मॉड्यूल में काम करेगा। दूसरे वाले मॉड्यूल में हम तभी कम काम कर पाएंगे जब पहला वाला मॉड्यूल से हम आउटपुट ले लेंगे, तब इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ऐसे ही तुम्हारे डेवलपर साइड से भी होता है, उसमें क्या करते हैं, 2 मॉड्यूल 3 मॉड्यूल जब बना लेते हैं तो दोनों तीनों मॉड्यूल जब टेस्टिंग करते हैं उसे क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ठीक है। हमारा इंटीग्रेशन टेस्टिंग करने का तरीका अलग होता है, उनका करने का तरीका अलग होता है। तो जब हमारे पास बिल्ड बन के रेडी हो जाता है तो फर्स्ट टेस्टिंग जब स्टार्ट होती है उसे बोलते हैं क्या, यूनिट टेस्टिंग। और ये परफॉर्म करता है डेवलपर, और करने के बाद वो किसको हैंड्स ऑन कर देता है, टेस्टर को। आगे की टेस्टिंग कौन करता है, टेस्टर करता है, वो इंटीग्रेशन टेस्टिंग। अब वो सारे टेस्टिंग किस में आते हैं, ब्लैक बॉक्स में। इधर की जो टेस्टिंग होती है उसे बोलते हैं वेरिफिकेशन, और इधर का जो टेस्टिंग होता है उसे क्या बोलते हैं, वैलिडेशन फेज, ठीक है। ये पूछते हैं इंटरव्यू में, व्हाट इज अ वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, व्हाट इज अ स्टैटिक टेस्टिंग, डायनेमिक टेस्टिंग, व्हाट इज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाट इज अ व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग कौन परफॉर्म करता है, और कब तुम स्टार्ट करते हो, वैलिडेशन टेस्टिंग, ठीक है। कब करोगे, वैलिडेट तभी करोगे जब तुम्हारे पास बिल्ड बन के आ जाएगा तब। यहाँ पे तो डॉक्यूमेंट बनेगा, बताया था, यहाँ पे यूजर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होता है, यहाँ पे क्या होता है, डिज़ाइन होता है, यहाँ पे HLD का डॉक्यूमेंट होता है, यहाँ पे LLD का डॉक्यूमेंट होता है। हर जगह पे क्या होता है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट होती है, और डॉक्यूमेंट की भी टेस्टिंग होती है। कैसे, रिव्यू के थ्रू, इंस्पेक्शन के थ्रू और वॉक थ्रू के थ्रू। जैसे हम यहाँ पे यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन, सिस्टम ये सब कर रहे हैं, वैसे ही टेस्टिंग यहाँ भी होती है, वो डॉक्यूमेंट्स की होती है। वो कैसे करते हैं, इंस्पेक्शन के थ्रू, रिव्यू के थ्रू और वॉक थ्रू के थ्रू करते हैं। ये तुम लोग देख चुके हो। अब इसमें कुछ जो भी टॉपिक थे वो मैंने लिख दिए हैं, HLD, LLD जो भी होगा। उसके बाद वी मॉडल क्यों यूज़ करते थे, और पहले जो हमें रिक्वायरमेंट मिलती थी वो ऐसे मिलती थी, CRS कस्टमर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, या BRS बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जिसमें क्या होता है, रिक्वायरमेंट लिखी जाती है जो क्लाइंट बताता है वो।
ये मैंने लिख दिया है कि कैसे डॉक्यूमेंट हमें मिलते थे, कि फंक्शनल कौन सा होगा, नॉन फंक्शनल कौन सा है, एचएलडी कौन होगा, मेन मॉड्यूल और उसके बाद मेन मॉड्यूल से उसके पार्ट्स ऑफ मॉड्यूल्स एलएलडी में आएंगे। ये सारे टॉपिक हो चुके थे। ठीक है, स्टैटिक टेस्टिंग क्या है, डायनेमिक टेस्टिंग क्या है, सबकी डेफिनेशन लिखिए, इसको याद कर लेना सब लोग। वेरिफिकेशन क्या है, वैलिडेशन क्या है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या है, ठीक है, रिव्यू क्या होता है, वॉक थ्रू क्या होता है, इंस्पेक्शन क्या होता है, वाइट बॉक्स टेस्टिंग कौन करता है, कब करते हैं। उसके बाद आता है तुम्हारा, ये भी तुम्हारा कौन सा मॉडल है, ट्रेडिशनल मॉडल है, पारंपरिक मॉडल जो पहले यूज हुआ करता था लेकिन अभी यूज नहीं होता है। ठीक है, उसमें से पहला मॉडल कौन हम लोग देखें, वाटरफॉल, सेकेंड वी मॉडल, थर्ड स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल मॉडल में रिक्वायरमेंट चेंजेस होने की फैसिलिटी होती है, यहाँ पे अकोमोडेशन हो सकता है अगर रिक्वायरमेंट, हम डेवलपमेंट फेज तक पहुँच गए हैं, डेवलपमेंट होने लगा है ना, कोड का डेवलपमेंट होने लगा और फिर क्लाइंट ने बोला क्या करो, रिक्वायरमेंट चेंज कर दो, तो हम ईजिली चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे चांसेस होते हैं चेंज करने के, जबकि इससे पहले के जो दो ट्रेडिशनल मॉडल देखे वहाँ पे ऐसी फैसिलिटी नहीं होती है। किसी को नींद नहीं आया नहीं तो बीच बीच में क्वेश्चन मुझे पूछना पड़ेगा। ठीक है, ये प्लानिंग हो गया, ये रिस्क एनालिसिस, डिजाइन और इवोल्यूशन। और इसमें इसका नाम स्पाइरल क्यों रखा गया, क्योंकि ये स्पाइरल होता है, स्पाइरल ऐसे से चलता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, स्पाइरल है। अब पहले क्या होता है, इसमें पहले प्लानिंग होती है, प्लानिंग में सारी चीज़ बात होती है कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस होगा और कॉस्ट एस्टिमेशन की बात होगी, है ना, कितना चलेगा कितना नहीं, रिसोर्स का एलोकेशन होगा। उसके बाद होगी रिस्क एनालिसिस। रिस्क एनालिसिस मतलब जो मैंने प्लान किया था उस प्लान पे काम करने के लिए हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है वो हम कहाँ पे सॉर्ट आउट करेंगे, रिस्क एनालिसिस फेज में। उसके बाद आता है क्या, डिज़ाइन। डिज़ाइन में ही एप्लीकेशन का डिज़ाइन भी होगा, डेवलपमेंट भी होगा और टेस्टिंग भी होगी। ये सारे फेज किसमें होंगे, इस वाले फेज में, डिज़ाइन में। उसके बाद आता है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मतलब जो तुमने डेवलप किया है वो क्लाइंट चेक करेगा और उसको इवॉल्व करेगा, मतलब और उसे बेहतर बनाएगा। जो उसमें गलती होगी वो उसे क्या करेगा, बताएगा कि इसको सही करो, या नई रिक्वायरमेंट है तो उसको कहेगा कि ये लो अब इस पे काम करो। ये स्पाइरल मॉडल पूरा का पूरा डिपेंड करता है किसके, क्लाइंट के फीडबैक के ऊपर, और ये बहुत लंबा चलता है, इसका कॉस्ट एस्टिमेशन बहुत ही हाई जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा एडवांस है। इसके बाद तुम्हारा मॉडल आता है एजाइल मेथोडोलॉजी। इसमें ड्रॉबैक यही था कि ये बहुत ही क्या था, कॉस्टली था। रिसोर्स एलोकेशन मतलब काम करने के लिए कौन कौन चाहिए, रिसोर्स कौन से चाहिए। जैसे हम लोग ऑटोमेशन करते हैं तो हम लोग भी पूछते हैं कि रिसोर्स इसमें क्या क्या है, हमें पूछते हैं कि ऑटोमेशन करेंगे तो इसमें क्या क्या रिसोर्स चाहिए। रिसोर्स मतलब काम करने के लिए जो जो चीज़ हमें चाहिए। अगर ऑटोमेशन की बात करेंगे तो हम पूछेंगे कौन से टूल पे काम करना है, कौन सा टूल यूज़ कर सकते हैं, प्लेराइट यूज़ करें, सिलियम यूज़ करें, क्या यूज़ करना है, या कौन सी लैंग्वेज यूज़ करें, या जिस एप्लीकेशन पे काम करें वो एप्लीकेशन किस में बना है, किस में ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। तो ऐसी चीज़ों का बात करना जिस पे हम काम करने वाले हैं उसे क्या बोलते हैं, रिसोर्स। और अगर किसी सॉफ्टवेयर की बात हो रही है तो उसमें आता है क्या, सबसे पहले उस सॉफ्टवेयर को बनाएगा कौन, डिज़ाइन कौन करेगा और टेस्टिंग कौन करेगा, उसको भी वो सब किस में आते हैं, रिसोर्स एलोकेशन में आते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो क्लाइंट से काम तो ले लिया उसने, ठीक है, रिक्वायरमेंट ले ली, पर आईटी टीम के पास वो पूरे मेंबर्स नहीं है जो सॉफ्टवेयर बनाएंगे, तो उसमें भी क्या चलता है, कहते हैं रिसोर्स अभी नहीं है, हमारे पास काम है, प्रोजेक्ट आ गया है, पर अभी हमारे पास क्या है, रिसोर्स नहीं है, या मैनुअल टेस्टर नहीं है तो उनको मुझे हायर करना है, या डेवलपर नहीं है उनको हायर करना है। ठीक है, रिसोर्स मतलब ऐसी चीज़ है। ठीक है, जैसे मैनुअल करना है तो मैनुअल के लिए भी कुछ रिसोर्स होते हैं जो मुझे चाहिए होते हैं काम करने के लिए। रिसोर्स मतलब जो हमें चाहिए, सोर्स। ठीक है, इस पर भी बात हो चुकी है। जो एक स्पाइरल पूरा होता है उसे क्या बोलते हैं, वर्जन। वर्जन 1 हमने यहाँ से रिलीज कर दिया, यहाँ से स्टार्ट किया था प्लानिंग, रिस्क एनालिसिस, डिजाइन और देन इवोल्यूशन। ठीक, यहाँ पे वर्जन 1 हुआ था या फिर प्रोटोटाइप 1। नेक्स्ट टाइम हमने क्लाइंट से फीडबैक लिया या जो भी इन्हांसमेंट करना था वो किया, उसके बाद फिर प्लानिंग हुआ, फिर से सेम प्रोसेस चलेगा, फिर से प्लानिंग होगी, कॉस्ट एस्टिमेशन फिर बात होगी, फिर से रिसोर्स एलोकेशन होगा और फिर रिस्क एनालिसिस होगा और फिर क्या होगा, डिज़ाइन होगा। फिर उतना ही काम लेके हम लोग अपने क्लाइंट के पास पहुंचेंगे, फिर वो फीडबैक देगा, फिर उसके बिहाफ पे फिर नेक्स्ट स्पाइरल और चलेगा, और ये ऐसे चलता रहता है और ये बहुत लंबा चलता है। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं जहाँ पे रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा चेंज होती रहती है वहाँ पे ये काम करता है।
वैसे अब इसको यूज़ नहीं करते, इसको भी ट्रेडिशनल मॉडल ही माना गया है। जो अभी यूज़ करते हैं वो कौन सा है, एजाइल मेथोडोलॉजी। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं, इसीलिए बताया इसको क्या, वहाँ पे एक एक वर्जन रिलीज करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वर्जन कंट्रोल मॉडल। और वी मॉडल के तो कई सारे नाम थे, वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, स्टैटिक, डायनेमिक, कई सारे उसके नाम हैं। ये भी हो चुका था। तुम्हें इसमें सिर्फ क्या देखना है, डिसएडवांटेज देखना है। ठीक है, वाटरफॉल मॉडल के डिसएडवांटेज पे ध्यान देना है, और उसके बाद तुम्हारा वी मॉडल है उसका डिसएडवांटेज। और अक्सर ही जो ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं उनमें हम एडवांटेज से ज़्यादा डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, मतलब वो पुरानी हो गई, उसकी वजह से उसमें कुछ कमी रही होगी, कुछ नया आया फीचर्स है। तो हमें जो ट्रेडिशनल मॉडल थे उनमें सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा फोकस किस पे करना है, डिसएडवांटेज पे। ठीक है, उसमें ये कमी थी, इस वजह से ये वाला मॉडल आया, इसमें ये कमी थी, इस वजह से ये इन्हांस होकर ये वाला मॉडल आया। ठीक है, अब जो अभी काम कर रहे हैं वो कौन सा है, एजाइल मॉडल। ठीक है, इनके बारे में बहुत लोगों को बहुत कुछ पता भी है, कितने मीटिंग्स होते हैं वो भी पता है, इसमें बहुत सारे आइडिया है, बस हम एक तरफ से देखते चलते हैं पूरा फ्लो। ठीक है, एजाइल क्या है, एजाइल फ्लो इटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल अप्रोच। इटरेटिव मतलब इटरेट करना, मतलब ये जो ये चल रहा है ये, इसको क्या बोलेंगे, इटरेट हो रहा है। ठीक है, इंक्रीमेंटल मतलब जो ये बढ़ रहा है, यहाँ पे आया था 5 फीचर्स या 10 फीचर्स के साथ, फिर और उसमें रिक्वायरमेंट चेंजेस हुई और नया रिक्वायरमेंट ऐड हुआ, फिर चला और वो फिर एक इटरेट पूरा किया और इंक्रीमेंट हो गया कितना, 10 का, आगे काम किया, फिर इटरेट हुआ। लेकिन अब इस टाइम पे 10 पे ही काम नहीं किया है, उसने हो सकता है 13 पे काम कर लिया हो। तो इटरेटिव और क्या है, इंक्रीमेंटल मॉडल है। एजाइल क्या है, इटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल मॉडल। ठीक है, इटरेटिव मतलब इटरेशन, एक इटरेशन पूरा, 2 इटरेशन पूरा, और ये 3 इटरेशन पूरा। इसी को बोलते हैं, एक इटरेशन को बोलते हैं स्प्रिंट। क्या बोलते हैं, स्प्रिंट। इंक्रीमेंटल मतलब होता है, इंक्रीमेंटल मतलब बढ़ते हुए, इंक्रीमेंटल मतलब बढ़ते हुए। अब ये जैसे पहले मैंने बता चुका है इस पे कि एजाइल मेथोडोलॉजी क्या है, एक प्रिंसिपल पे काम करता है जिसमें बेसिकली 2 प्रिंसिपल है। एक प्रिंसिपल ये है कि कस्टमर नो नीड टू वेट टिल द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होने तक तुम्हारे कस्टमर को वेट ना करना पड़े। हम जितना ही स्मॉल पीस मैंने सॉफ्टवेयर में डेवलप किया है, स्मॉल पीस ऑफ फीचर्स जो डेवलप किए हैं, उसे क्या करने हमें कस्टमर को टाइम टू टाइम डिलीवर कर देना है। हर एक स्प्रिंट के बाद हमें रिलीज कर देना है उसको। स्प्रिंट मतलब अब हर कंपनी में अलग अलग टाइम होता है, किसी में 2 हफ्ते, किसी में 3 हफ्ते। ठीक है, तो एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें स्मॉल पीस ऑफ फीचर्स के साथ क्लाइंट को डिलीवर कर देना है। पूरा सॉफ्टवेयर हमें एक बार में डेवलप करके नहीं देना है। जैसे उसने 200 फीचर्स के साथ बोला था, यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिखा है 200 फीचर्स के साथ बोला था, लेकिन अगर हम पहली बार में 5 फीचर्स के साथ भी देंगे तो भी अच्छा है, बट ये काम हमारा फ्रिक्वेंटली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 200 पूरा फीचर जैसे ट्रेडिशनल मॉडल में चलता था कि पूरा का पूरा डेवलप करने के बाद ही हम क्लाइंट को क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं। पर एजाइल में ऐसा नहीं है, और एजाइल का प्रिंसिपल भी यही कहता है कि यहाँ पे कस्टमर वेट नहीं करना चाहिए। हम स्मॉल पीस ऑफ कोड भी अपने कस्टमर को डिलीवर कर सकते हैं जिससे कस्टमर को वेट ना करना पड़े, और ये पॉसिबिलिटी होनी चाहिए एज अर्ली एज पॉसिबल। जितना जल्दी हम उसको डेवलपमेंट करके वो फीचर्स, वो सॉफ्टवेयर हम अपने क्लाइंट को दे देंगे। अगला है, ये पहला प्रिंसिपल था और यहाँ पे एग्जांपल है, इसको हम शेयर कर देंगे, तुम लोग देख लेना। अगला प्रिंसिपल क्या था, वी कैन एक्सेप्ट और एकोमोडेट रिक्वायरमेंट चेंज एंड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर इज इन एजाइल मॉडल। इसमें क्या है, पहले वाले मॉडल में यही प्रॉब्लम थी, क्या रिक्वायरमेंट चेंज नहीं कर सकते। इसमें रिक्वायरमेंट की चेंजेस की पॉसिबिलिटी है, इसमें एकोमोडेट कर सकते हैं। यहाँ तक कि इसे मैंने लिखा भी था कि क्या हमने ऑलरेडी डेवलप एंड टेस्टेड इन द मिडिल ऑफ द डेवलपमेंट फेज। हम डेवलप और टेस्टिंग के मिडिल फेज में आ गए हैं। मान लो 15 दिन का है हमारे पास, हम लोग पहुँच गए 10वें दिन तक। उसके बाद अगर रिक्वायरमेंट क्लाइंट चेंज करना चाह सकता है तब भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि एजाइल मॉडल 2 प्रिंसिपल पे काम करता है। एक तो पूरा करके नहीं देना है, थोड़े थोड़े करके देना है। दूसरा क्या, अगर क्लाइंट बोलता है रिक्वायरमेंट चेंज करना है तो पॉसिबिलिटी है, आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, एडवांटेज सारे याद करने हैं, पूरे याद होने चाहिए। रिक्वायरमेंट चेंजेस आर अलाउड इन एनी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, वी कैन एकोमोडेट चेंज इन द मिडिल ऑफ द डेवलपमेंट।
कभी भी हम चेंजेस कर सकते हैं और ये बहुत अच्छी क्वालिटी है किसकी, एजाइल की। अगला क्या है, रिलीज इज वेरी फास्ट। अगला है देयर विल बी गुड कम्युनिकेशन बिटवीन कस्टमर, बीए डेवलपर एंड टेस्टर। इसमें बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होता है। यहाँ तक कि ये कर सकते हैं 1-to-1 कॉल कर सकते हैं किसी को भी, डेवलपर चाहे टेस्टर को, टेस्टर चाहे डेवलपर को, डिजाइनर को, स्क्रम मास्टर को, प्रोडक्ट ऑनर को, यहाँ तक कि स्टेक होल्डर को भी, किसी को भी कोई भी कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, इट इज़ ए वेरी इजी मॉडल टू अडॉप्ट, और ये बहुत आसान है अडॉप्ट करने के लिए। इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं करने हैं और ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसको अडॉप्ट करने के लिए। अगला है इट इज़ ए वेरी इजी मॉडल टू अडॉप्ट, मोस्ट कंपनीज फॉलोज दिस SDLC प्रोसेस। बहुत सारी जितनी कंपनियां, यहाँ तक कि 90 से 98% कंपनी जो है जो इसी मॉडल को फॉलो करती हैं। इसके बाद बचता है तुम्हारा स्पाइरल मॉडल, जो कोई कोई कंपनी यूज़ करती है। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ कौन सा होता है, एजाइल मॉडल। ठीक है, अगला है डिसएडवांटेज में सिर्फ एक ही है कि इसमें क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन लेस होता है। ठीक है, इसको हमको अभी छोड़ो, यहाँ तक हम बता चुके थे, यहाँ तक बता चुके थे ना। ठीक है, ये सब रिवाइज कर रहे थे, अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? हाँ, स्टेक होल्डर बताएंगे अभी। इसमें जितने भी एजाइल में जितने भी टीम मेंबर होते हैं सबके बारे में बताएंगे। ठीक है, स्क्रम मास्टर कौन होता है, प्रोडक्ट ऑनर कौन होता है, डेवलपर कौन होता है, टेस्टर कौन होता है। ठीक है, बात नहीं करो राजन, बात नहीं करो, राज बंद कर दो।